आज हमारे हाथ में जो फोन है या सुबह की कॉफी, ये सब हम तक पहुंचता कैसे है? जाहिर है एक बहुत बड़े ग्लोबल सिस्टम के जरिए, जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ये सिस्टम क्या है, बल्कि हम इसके अंदर छुपे हुए नियमों, चालाक रणनीतियों और उन ताकतवर खिलाड़ियों को देखेंगे जो ये तय करते हैं कि इस खेल में कौन जीतता है और कौन हारता है। तो सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने हमारी दुनिया को जोड़ा तो है, पर क्या ये खेल सबके लिए बराबर है? बिल्कुल, और यही आज की हमारी पड़ताल का मिशन है। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें इस सिस्टम के इतिहास से लेकर इसके काम करने के तरीके तक ले जाएंगे। हम ये भी देखेंगे कि डंपिंग जैसी रणनीतियां कैसे बाजारों पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और विश्व व्यापार संगठन जैसा रेफरी क्या वाकई निष्पक्ष है। और आखिर में हम उन विशाल दरवाजों की बात करेंगे जिनसे ये सारा सामान गुजरता है, यानी बंदरगाह। तो चलिए इस जटिल खेल के नियमों को एक एक करके समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। जब पैसा था ही नहीं, तब तब व्यापार का आइडिया कैसे काम करता था? तब चीजों की अदला बदली होती थी, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। मतलब अगर एक किसान को जूते चाहिए तो वो मोची को बदले में गेहूं या चावल दे देता था। दोनों की जरूरत पूरी हो गई। यही व्यापार का मूल सिद्धांत है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिस्टम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। असम में आज भी जोनबिल मेला लगता है, जहां आदिवासी समुदाय आज भी इसी तरह चीजों की अदला बदली करते हैं। ये एक जीती जागती मिसाल है। वाह। लेकिन बार्टर सिस्टम की अपनी सीमाएं थीं। मतलब आप हर चीज को हर चीज से नहीं बदल सकते। तो जब पैसा आया तब इसने व्यापार को एक नई रफ्तार दी होगी, है ना? बिल्कुल। मुद्रा ने व्यापार को बहुत आसान और क्या कहते हैं व्यापक बना दिया। और फिर ये खेल दो स्तरों पर खेला जाने लगा। दो स्तरों पे। हाँ, एक है राष्ट्रीय व्यापार, यानी देश के अंदर, जैसे महाराष्ट्र से गुजरात सामान जाना। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जब सामान सरहदें पार करता है, जैसे भारत का अमेरिका या चीन के साथ व्यापार। और यही दूसरा मैदान है जहां खेल के नियम बहुत ज्यादा जटिल और दिलचस्प हो जाते हैं। और यहीं पर एक बुनियादी सवाल उठता है। आखिर किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्यों नहीं हर देश आत्मनिर्भर बन जाता, जैसा हम अक्सर सुनते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसके जवाब में ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पूरा राज छुपा है। इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा। ओके। सीधी सी बात है, दुनिया में हर देश के पास सब कुछ नहीं है। खाड़ी देशों के पास तेल का भंडार है, लेकिन शायद खेती के लिए जमीन और पानी नहीं। वहीं भारत के पास अच्छी फसलें हैं, लेकिन हमें अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगाना पड़ता है। यह निर्भरता ही व्यापार की नींव है। मतलब जो हमारे पास नहीं है वो हम दूसरों से लेते हैं, और जो हमारे पास ज्यादा है वो हम बेचते हैं। ये तो समझ आता है। लेकिन इसके अलावा भी कोई कारण है? हाँ, दूसरा बड़ा कारण है आर्थिक विकास का स्तर। हर देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग स्टेज पर होती है। जो देश कृषि प्रधान है वो अक्सर कच्चा माल या कृषि उत्पाद निर्यात करते हैं। वहीं जो औद्योगिक रूप से विकसित हो चुके हैं वे मशीनें, तकनीक और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बेचते हैं और कच्चा माल खरीदते हैं। एक मिनट। ये सुनकर तो मुझे सीधे सीधे उपनिवेशवाद का मॉडल याद आ रहा है, जहां उपनिवेशों से कच्चा माल ले जाया जाता था और वहीं पर तैयार माल ऊंची कीमतों पर बेचा जाता था, जिसमें सारा फायदा शासक देश का होता था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इतिहास में ये मॉडल बहुत क्रूर तरीके से लागू किया गया था, और आलोचकों का कहना है कि आज भी इस मॉडल की परछाई नए रूपों में मौजूद है। जहां आर्थिक रूप से ताकतवर देश अपने फायदे के लिए व्यापार की शर्तों को प्रभावित करते हैं। और तीसरा और शायद सबसे अहम कारण है परिवहन का विकास। परिवहन? हाँ, सोचिए, पुराने जमाने में रेशम मार्ग से व्यापार करना कितना बड़ा जुआ था। आपका पूरा कारवां महीनों के सफर पर निकलता था, और ये भी गारंटी नहीं थी कि वो डाकुओं और मौसम से बचकर मंजिल तक पहुंचेगा भी या नहीं। सही बात है। इसीलिए तब सिर्फ बहुत महंगी और हल्की चीजों जैसे रेशम और मसालों का ही व्यापार होता था। और आज हम एक क्लिक पर दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी मंगवा लेते हैं। जहाज, ट्रेन और हवाई जहाजों ने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। आज विशालकाय जहाज लाखों टन सामान लेकर समुद्र पार करते हैं। परिवहन की क्रांति ने ही आज के ग्लोबल ट्रेड को संभव बनाया है। अब भारी से भारी मशीनरी और सस्ते से सस्ता सामान भी आसानी से एक देश से दूसरे देश भेजा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम खेल के मैदान को समझ चुके हैं। अब बात करते हैं इसके नियमों की। मैंने ट्रेड बैलेंस या ट्रेड बैलेंस के बारे में बहुत सुना है।
ये असल में है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है? व्यापार संतुलन किसी भी देश की आर्थिक सेहत का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। आसान भाषा में ये किसी देश के कुल निर्यात मतलब एक्सपोर्ट और कुल आयात मतलब इंपोर्ट के बीच का हिसाब है। अच्छा। मान लीजिए एक साल में भारत ने चीन को 100 अरब डॉलर का सामान बेचा, ये हमारा निर्यात हुआ। लेकिन उसी साल हमने चीन से 200 अरब डॉलर का सामान खरीदा, ये हमारा आयात हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि हमें 100 अरब डॉलर का सीधा घाटा हुआ। हमारे जेब से पैसा गया ज्यादा और आया कम। एकदम सही। इसे तकनीकी भाषा में ऋणात्मक व्यापार संतुलन या नेगेटिव ट्रेड बैलेंस कहते हैं। आम बोलचाल में इसे व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। और ये सिर्फ हिसाब किताब की बात नहीं है। जब किसी देश का व्यापार घाटा लगातार बढ़ता है, जैसा भारत का चीन के साथ है, तो उसे भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा यानी डॉलर खरीदनी पड़ती है। अच्छा। इसके लिए वो अपनी मुद्रा यानी रुपया बेचता है। इससे बाजार में रुपये की कीमत पर दबाव बनता है और वो डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है। तो ये घाटा सीधे हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जेब पर असर डालता है। बिल्कुल। और अगर इसका उल्टा हो, यानी निर्यात ज्यादा और आयात कम, तो उसे पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस कहेंगे, जो किसी भी देश के लिए अच्छा होगा। शायद मेक इन इंडिया जैसे अभियानों का एक बड़ा मकसद यही है कि हम ज्यादा सामान बनाएं और बेचें, ताकि ये संतुलन हमारे पक्ष में आए। बिल्कुल। हर देश ट्रेड सरप्लस यानी फायदे में रहना चाहता है। और इसी संतुलन को साधने की कोशिश में एक और बड़ा आइडिया सामने आता है, मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड। हाँ, सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि देशों के बीच कोई टैक्स ना हो, कोई रोक टोक ना हो, सामान आसानी से आए जाए। हाँ, इससे तो ग्राहकों का ही फायदा होगा, ज्यादा कंपटीशन होगा, चीजें सस्ती मिलेंगी और क्वालिटी भी बेहतर होगी, है ना? थ्योरी में तो यही होता है, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है, खासकर विकासशील देशों के लिए। वो कैसे? ढोले उद्योग है। जब मुक्त व्यापार के नाम पर विकसित देश अपने सस्ते उत्पाद हमारे बाजार में उतारते हैं, तो हमारे घरेलू उद्योग उनका मुकाबला नहीं कर पाते और धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। तो ये मुक्त व्यापार असल में उतना मुक्त है नहीं। ये तो ताकतवर खिलाड़ियों के लिए मैदान को और खुला बनाने जैसा है। और यहीं पर शायद डंपिंग जैसी रणनीतियां काम आती हैं, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में कई बार हुआ है। आपने सही पकड़ा। डंपिंग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत ही चालाक और विवादास्पद हथियार है। इसका सीधा सा मतलब है किसी उत्पाद को उसकी लागत से भी कम कीमत पर दूसरे देश के बाजार में बेचना। एक मिनट, लागत से भी कम? कोई कंपनी जानबूझकर नुकसान क्यों उठाएगी? इसका क्या मतलब? यह एक शॉर्ट टर्म नुकसान है, जिसके पीछे एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, बाजार पर कब्जा करना। बाजार पर कब्जा? हाँ, चलिए पेन का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए चीन में एक पेन बनाने की लागत 10 रुपए है। भारत में वही पेन बनाने वाली कंपनियां उसे 12 रुपए में बेच रही हैं। अब चीनी कंपनी उस पेन को भारत में सिर्फ 5 रुपए में बेचना शुरू कर देती है। जाहिर है सब लोग 5 रुपए वाला चीनी पेन ही खरीदेंगे। भारतीय कंपनियां तो मुकाबला ही नहीं कर पाएंगी। और यही मकसद है। कुछ ही समय में भारतीय कंपनियां या तो बंद हो जाएंगी या बाजार से बाहर हो जाएंगी। अब पूरे बाजार में सिर्फ उस चीनी कंपनी का एकाधिकार हो गया है, कोई कंपटीशन नहीं बचा। अब वो धीरे धीरे उसी पेन की कीमत 5 रुपए से बढ़ाकर 20 या 25 रुपए कर देगी। अच्छा। उन्होंने पहले थोड़ा नुकसान उठाकर पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया और अब वे मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। ये एक तरह की शिकारी मूल्य निर्धारण रणनीति है, प्रेडेटरी प्राइसिंग। ये तो सरासर धोखेबाजी है। तो क्या देश इसे रोक नहीं सकते? क्या ऐसी हरकतों पे नजर रखने के लिए कोई ग्लोबल रेफरी नहीं है? बिल्कुल है। और यहीं पर दुनिया के सबसे ताकतवर व्यापारिक संस्था की एंट्री होती है, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। जी। इसकी शुरुआत 1948 में गैट नाम के एक समझौते से हुई थी, जिसे 1995 में WTO में बदल दिया गया। इसका काम यही है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाए, देशों के बीच व्यापारिक विवादों को सुलझाए और ये देखे कि कोई देश डंपिंग जैसी गलत रणनीतियों का इस्तेमाल न करे। तो अगर किसी देश को लगता है कि उसके साथ डंपिंग हो रही है तो वो WTO में शिकायत कर सकता है? हाँ बिल्कुल। और जांच के बाद दोषी देश पर एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब एक तरह का टैक्स लगाया जा सकता है। तो फिर समस्या क्या है? जब एक रेफरी है तो खेल निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन WTO की तो काफी आलोचना होती है। और यही इस कहानी का सबसे जटिल हिस्सा है।
WTO की सबसे बड़ी आलोचना ये है कि इसके नियम और फैसले अक्सर अमीर और विकसित देशों के पक्ष में झुके होते हैं। अच्छा, जैसे कि यूरोप अपने किसानों को अरबों डॉलर की सब्सिडी देते हैं, जिससे उनके कृषि उत्पाद बहुत सस्ते हो जाते हैं। जब ये सस्ता अनाज भारत जैसे विकासशील देशों के बाजार में आता है, तो हमारे किसान, जिन्हें उतनी सरकारी मदद नहीं मिलती, उनका मुकाबला नहीं कर पाते। और जब भारत या दूसरे विकासशील देश अपने किसानों को बचाने के लिए कुछ नियम बनाना चाहते हैं, तो WTO ने मुक्त व्यापार के खिलाफ बताकर रोक देता है। बिल्कुल। विकसित देश अपनी सब्सिडी जारी रखते हैं, लेकिन विकासशील देशों पर बाजार खोलने का दबाव बनाते हैं। इसीलिए कई जानकार कहते हैं कि WTO मुक्त व्यापार के नाम पर असल में अमीर देशों के हितों की रक्षा करता है, जिससे अमीर हो रहे हैं और गरीब देशों के लिए बराबरी का मौका मिलना बहुत मुश्किल है। ये तो खेल के रेफरी पर ही सवाल उठाने वाली बात है। खैर, ये सारा व्यापार, ये सारा आयात निर्यात हवा में तो होता नहीं है। इसके लिए जमीन पर विशाल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की जरूरत होती है, और ये है बंदरगाह। हाँ, बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और ये कहना गलत नहीं होगा। दुनिया का 90% से ज्यादा व्यापार समुद्री रास्तों से होता है, और इन बंदरगाहों की दुनिया भी बहुत विविध और दिलचस्प है। इन्हें इनके काम के आधार पर कई तरह से बांटा जा सकता है। जैसे कि कुछ दिलचस्प प्रकार बताइए। एक होता है मार्ग पत्तन, पोर्ट ऑफ कॉल। आप इन्हें समुद्री मार्गों पर बने हुए ढाबे या रेस्ट स्टॉप समझ सकते हैं। ढाबे? हाँ, ये ऐसे बंदरगाह होते हैं जहां जहाज लंबे सफर के बीच में ईंधन, पानी और खाने पीने का सामान लेने के लिए रुकते हैं। सिंगापुर और हवाई द्वीप का होनोलुलु इसके क्लासिक उदाहरण है। इनका मुख्य काम जहाजों को सर्विस देना है। ये तो समझ गया, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ बंदरगाह समुद्र के किनारे होते ही नहीं है। ये कैसे संभव है? ये वाकई हैरान करने वाली बात है, लेकिन सच है। इन्हें अंतर्देशीय पत्तन कहते हैं। ये बंदरगाह समुद्र तट से दूर देश के अंदर किसी बड़ी नदी या नहर पर बने होते हैं, जो समुद्र से जुड़ी होती हैं। अच्छा। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कोलकाता का बंदरगाह, जो हुगली नदी पर बना है और समुद्र से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर है। क्या बात है! हाँ, जहाज नदी के रास्ते यहाँ तक पहुँचते हैं। तो कोलकाता जैसा बड़ा बंदरगाह असल में समुद्र के किनारे है ही नहीं। ये तो मेरे लिए बिल्कुल नई जानकारी है। एक और शब्द जो मैंने सुना है वो है आंत्रपोपत्तन। ये क्या होता है? आंत्रपोपत्तन को आप ग्लोबल कार्गो का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कह सकते हैं। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? जी, ये विशाल संग्रह और वितरण केंद्र होते हैं। यहाँ दुनिया भर से सामान लाया जाता है, उसे स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, और फिर वहाँ से उसे दूसरे देशों को दोबारा निर्यात कर दिया जाता है। सिंगापुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मलेशिया से रबर, इंडोनेशिया से मसाले, सब सिंगापुर आते हैं और फिर वहाँ से पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं। मतलब ये एक तरह के हब बन जाते हैं। हाँ, अपनी रणनीतिक लोकेशन और बेहतरीन सुविधाओं के कारण ये बंदरगाह व्यापार के बहुत बड़े हब बन जाते हैं। और एक आखिरी प्रकार, नौसेना पत्तन। नाम से तो लगता है कि इसका आम व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। नौसेना पत्तन, नेवल पोर्ट पूरी तरह से सामरिक महत्व के होते हैं। इनका व्यापार से कोई संबंध नहीं होता। ये सिर्फ देश की नौसेना के युद्धक जहाजों के लिए होते हैं, जहां उनकी सर्विस, मरम्मत और तैनाती होती है। ओके। भारत में कोच्चि और कारवार इसके बड़े उदाहरण हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी होते हैं, व्यापार के लिए नहीं। तो एक साधारण अदला बदली से शुरू हुआ सफर आज एक ऐसे जटिल ग्लोबल सिस्टम तक पहुंच गया है जहां ट्रेड बैलेंस, डंपिंग की रणनीतियां, WTO जैसे ताकतवर रेफरी और बंदरगाहों का विशाल नेटवर्क शामिल है। ये साफ है कि इस सिस्टम ने हमें दुनिया भर की चीजें तो दी हैं, लेकिन इसकी एक कीमत भी है। हाँ, एक तरफ हमें विकल्प और आर्थिक विकास मिलता है, तो दूसरी तरफ दूसरे देशों पर बढ़ती निर्भरता, घरेलू उद्योगों का नुकसान और सबसे बढ़ के पर्यावरण पर इसका गहरा असर पड़ता है। ये एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और शायद यहीं पर हमारे लिए एक सोचने वाली बात भी है। आज हमने देखा कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, लेकिन हमारे स्रोतों में एक बात और सामने आती है। जैसे जैसे व्यापार और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल भी तेज होता जाता है। जंगलों की कटाई, खनिजों का खनन और समुद्री परिवहन से होने वाला प्रदूषण, ये सब उस दर से कहीं ज्यादा है जिस दर से प्रकृति खुद को ठीक कर पाती है।
तो सवाल यह है कि हमारी सुबह की कॉफ़ी जो शायद ब्राज़ील से आई है, या हमारा फ़ोन जिसके पुर्जे दर्जनों देशों में बने हैं, उस सुविधा के लिए हम लंबी अवधि में क्या पर्यावरणीय कीमत चुका रहे हैं? और क्या इस ग्लोबल ट्रेड के सिस्टम को इसके फ़ायदे खोए बिना ज़्यादा टिकाऊ या सस्टेनेबल बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की दिशा तय करेगा।